हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह जीन जैक्स रूसो से संबंधित टॉपिक है। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे रूसो के जीवन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। कहा जाता है कि महान दार्शनिक अपने विचारों तथा अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, न कि अपने जीवन के विभिन्न संदर्भों के कारण या जीवन में घटी घटनाओं के कारण। इसमें सीधा सा लॉजिक ये दिया जा सकता है कि उनके जीवन में प्रायः ऐसी घटनाएं कम घटती हैं जो कि सामान्य व्यक्तियों के लिए या सामान्य जनता के लिए दिलचस्पी का कारण बने, किंतु रूसो के संबंध में यानी जीन जैक्स रूसो के संबंध में ये बात लागू नहीं होती। वास्तव में रूसो का जीवन उन विशेष घटनाओं की कहानी है जिनके कारण उनका जीवन एक उपन्यास की तरह प्रतीत होता है तथा ऐसा लगता है कि चित्रपट पर कोई फिल्म चल रही है तथा वे उस चित्रपट के नायक हैं। रूसो के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करें तो विदित होगा कि जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ था। इनके पिता आइजक रूसो एक घड़ी साज थे। चूँकि उस समय फ्रांस में विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और धार्मिक अत्याचारों के कारण इनके पिता फ्रांस से भागकर जेनेवा चले गए। रूसो के जन्म के समय उनकी मां का भी देहांत हो गया। विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनके पिता की रुचि नृत्य में थी और वे उसमें विशेषज्ञता हासिल करना चाहते थे और इस धुन में उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह बालक जिसकी मां नहीं है तथा पिता अपने दायित्वों से भाग रहा है, उस बालक की क्या स्थिति होगी। कुल मिलाकर जन्म के प्रारंभ से ही नियति ने या प्रकृति ने इनके लालन पालन की कुछ इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की। सभी प्रकार की अनिश्चितताओं के मध्य रूसो के जीवन का प्रारंभ हुआ। जब रूसो केवल 10 वर्ष के थे उस समय उनके पिता का झगड़ा या उनके पिता की लड़ाई एक व्यक्ति से हो गई और आइजक रूसो दंड के भय से जिनेवा छोड़कर भाग गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने रूसो को अपने भाई के संरक्षण में छोड़ दिया, यानी रूसो अपने चाचा के साथ रहे। 2 वर्ष तक रूसो बाइसी नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहे, जहां उनके चाचा ने उनको रखा। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात उनको जेनेवा लाया गया तथा खुदाई का काम सीखने के लिए एक व्यक्ति के पास रखा गया। यहाँ पर भी नियति ने उन पर कठोर प्रहार किया, या ये कहें कि वह व्यक्ति उन्हें कार्य सिखाने के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक दंड देता था तथा उनके साथ दुष्टता का व्यवहार करता था। संभवतः यही कारण है कि अपनी प्रकृतिवादी की जो संकल्पना है उसमें रूसो ने मुक्त्यात्मक अनुशासन की भी बात कही है कि बालक को अकेला छोड़ दो, लेट हिम बी प्ले अलोन इन द लैप ऑफ नेचर। संभवतः उनके जीवन के कुछ ऐसे संस्मरण रहे हैं एवं ऐसे अनुभव रहे हैं जिनके चलते रूसो ने ऐसा कहा है। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि रूसो के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, तो रूसो अपने ट्रेनर की प्रताड़ना से प्रभावित होकर या परेशान होकर घर छोड़कर चले गए और जिस समय रूसो ने जेनेवा उस समय रूसो की आयु वास्तव में 16 वर्ष थी और यहीं से उनकी घुमक्कड़ी के समय का प्रारंभ हुआ, या ये कहें कि घुमक्कड़ी का युग शुरू हुआ जो कि जीवन पर्यंत चलता रहा। इसके पश्चात रूसो फ्रांस पहुँचे और वहाँ पर जीवन के भरण पोषण के लिए या ये कहें कि जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने छोटे मोटे कार्य किए, लेकिन जो भी कार्य हाथ में लिया उसको अंततोगत्वा उन्होंने छोड़ दिया, या ये कहें कि उनका किसी भी नौकरी में मन नहीं लगा और जहाँ भी उन्होंने नौकरी की वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उनकी तबीयत, उनका मिजाज उन लोगों से नहीं मिला। यही कारण है कि वे एक जगह स्थायी नौकरी में नहीं टिक सके। 1741 ईस्वी में यानी 1741 में कुछ मित्रों की सहायता से रूसो को वेनिस में फ्रांस के राजदूत के सचिव की सर्विस प्राप्त हो गई, किंतु उनका मिजाज वहाँ भी नहीं मिला और 18 महीने के पश्चात उन्हें उस सर्विस से या नौकरी से निकाल दिया गया। 1744 में वह फिर से पेरिस आ गए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1744 ईस्वी तक रूसो के जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटित नहीं हुई, लेकिन इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है या ये अर्थ नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने वास्तव में उनके जीवन में इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी या इस तरह की परिस्थितियां, देश काल परिवेश प्रदान किया तथा मित्रों से, परिजनों से, समाज से जो भी विभिन्न प्रकार के अनुभव उनको प्राप्त हुए, इन्हीं सब ने मिलकर उनको एक महान दार्शनिक
या चिंतक या पॉलिटिकल थिंकर बना दिया तथा इन्हीं अनुभवों के द्वारा उनके अग्रिम जीवन को एक डायरेक्शन प्राप्त हुआ। घटना सन 1750 की है। 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें रूसो के जीवन को एक क्रांतिकारी मोड़ प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर इस घटना ने उनके जीवन को एक स्पष्ट डायरेक्शन दिया। प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए रूसो एक दिन सड़क पर जा रहे थे और नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि जब वह सड़क पर जा रहे थे उसी समय उन्हें एक अखबार की कतरन या पृष्ठ वहां पर उन्हें पढ़ा हुआ मिला, जिसमें पेरिस की सबसे बड़ी संस्था, साहित्यिक संस्था एकेडमी ऑफ डिजॉन की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता के संबंध में पता चला। निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन उन्होंने उस पृष्ठ में देखा। इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। यानी विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को प्रभावित किया है, उसे भ्रष्ट किया है अथवा उसे शुद्ध किया है या सही डायरेक्शन दिया है। यानी साइंस एवं आर्ट की मॉरलिटी ने, आई मीन टू से साइंस एवं आर्ट ने मॉरलिटी को कितना प्रभावित किया है। जब इस टॉपिक को रूसो ने पढ़ा तो उनके मन मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार उमड़ने लगे। रूसो के शब्दों में उसका मस्तिष्क हजारों प्रकाश की किरणों से चकाचौंध हो गया। समाज के प्रति उसके मन में जो क्रांतिकारी विचारों का स्रोत था वह एकदम फूट निकला तथा रूसो ने उस निबंध में ये स्पष्ट किया कि विज्ञान एवं कला की प्रोग्रेस ने मनुष्य को वास्तव में पतन की ओर ही उन्मुख किया है, या ये कहें कि मनुष्य का पतन किया है। मानव समाज की जब प्रोग्रेस नहीं हुई थी, यानी मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, सरल था, निष्पाप जीवन व्यतीत करता था एवं आनंद पूर्वक रहता था। किंतु साइंस एवं आर्ट की प्रोग्रेस के कारण वर्तमान समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं। इसके कारण मूल सभ्यता की तो उन्नति हुई किंतु वास्तव में ज्ञान, प्रेम, संवेदना कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं तथा मनुष्य एक आर्टिफिशियल लाइफ व्यतीत कर रहा है। इस तरह के उन्होंने विचार लिखे और उनको अपने विचारों के कारण, यानी निबंध में उन्होंने जो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन किया उसमें उनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी वे फर्स्ट प्राइज विनर बने और यहीं से वे विश्वविख्यात हो गए। यहीं से प्रारंभ होता है नियति का खेल कि वे कहां से कहां पहुंच गए। जब उनका ये निबंध या ऐसे प्रभावित हुआ, लोगों के द्वारा पढ़ा गया, विचारकों के द्वारा एनालिसिस किया गया, तो उसके अनुशीलन से विदित हुआ कि वास्तव में रूसो ने काफ़ी गंभीर विचारों को स्पष्ट किया है। रूसो बड़े बड़े प्रकाशकों, संपादकों के साथ लिखने लगे, अपने विचारों को स्पष्ट करने लगे, उनको एक स्पष्ट या ये कहें कि विशेष प्लेटफॉर्म मिल गया। इसी दौरान रूसो की भेंट तत्कालिक प्रमुख विचारक दिदरो तथा वोल्टेयर से होती है और उन्हें दिदरो के माध्यम से या दिदरो के साथ फ्रेंच विश्वकोश में अर्थात फ्रेंच ज्ञान विश्वकोश में लिखने का आमंत्रण प्राप्त होता है और वे उसमें लेखन का कार्य आरंभ कर देते हैं। इसी दौरान 1754 ईस्वी में दूसरी निबंध प्रतियोगिता आयोजित होती है और इस निबंध का शीर्षक था कि मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, यानी किन कारणों से मनुष्यों में विषमता या असमानता पाई जाती है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। क्या प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ इसका समर्थन करता है। इस निबंध में रूसो ने निजी संपत्ति तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न करने वाले कारणों पर प्रकाश डाला। इस निबंध के संबंध में उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला क्योंकि रूसो के विचार अकादमी के निर्णायकों के विचारों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन बाद में यही निबंध डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नाम से 1755 में पब्लिश किया गया, जिसमें उनके महत्वपूर्ण विचारों को प्रकाशित किया गया तथा इसके द्वारा फ्रांस की जनता में एक हलचल पैदा हो गई, या ये कहें कि एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि यही ग्रंथ बाद में फ्रांस के क्रांतिकारियों की बाइबल बन गया। इस तरह से रूसो एक लेखक बन गए तथा उन्होंने कलम के सहारे से अनेक ग्रंथों की रचना की, यानी कलम हाथ में थाम ली और लिखना शुरू कर दिया। 1762 में उन्होंने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी
उनकी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विश्व प्रसिद्ध है। शिक्षा के संबंध में द एमिल का प्रकाशन किया गया। उनके क्रांतिकारी विचारों से शासकगण क्रुद्ध हो गए तथा एमिल में जो विचार व्यक्त किए गए उसके कारण वहाँ के लोग या जो शासक वर्ग था या जो पादरी थे वो नाराज हो गए और इसका परिणाम ये हुआ कि धर्म विरोधी एवं राजतंत्र विरोधी विचारों के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि जिनेवा को भी छोड़ने की परिस्थिति बन गई। इन दोनों ग्रंथों को नष्ट करने के आदेश पारित हुए। उन्हें इस भीषण समय में अपनी प्राण रक्षा के लिए फ्रांस भागना पड़ा और इस तरह से जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव झेलते हुए, जीवन में प्रसिद्धि एवं अवसाद को फेस करते हुए फ्रेंच की राज्य क्रांति से 11 वर्ष पहले 1778 में 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रूसो की रचनाओं के संबंध में यदि चर्चा करें तो इनमें जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं या बुक्स हैं उनमें डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस है जो कि 1751 में प्रकाशित हुआ और इसमें रूसो ने ये बताया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की अवनति में क्या योगदान दिया है तथा विज्ञान एवं कला की प्रोग्रेस यानी साइंस और आर्ट की जो प्रोग्रेस है वो मनुष्य के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल नहीं है। अगली जो उनकी बुक थी या उनका लेख था वह डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी पर था, जिसमें रूसो ने बताया कि समाज में विषमता कैसे उत्पन्न होती है तथा आर्थिक संपत्ति का कंसेप्ट क्या है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1755 में रूसो द्वारा लिखित तथा दिदरो के द्वारा संपादित विश्व कोश है या ये कहें कि उनके विचार इस विश्व कोश में प्रकाशित हुए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 1762 में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने राजदर्शन से संबंधित गंभीर विचारों का विवेचन किया। लेटर्स, द लॉ मॉन्टेन, द एमिल और कन्फेशंस ये कुछ महत्वपूर्ण उनके प्रकाशन हैं जिसमें उनके विचारों को प्रकाशित किया गया। अब हम देखें कि जीन जैक्स रूसो को वास्तव में रूसो बनाने में या विश्व प्रसिद्ध बनाने में किन विचारों का प्रभाव रहा तथा ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं। रूसो की विचारधारा पर वास्तव में उनके युग की परिस्थितियों तथा उस समय के जो फिलोसफर्स थे या पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रूसो के संबंध में या रूसो के विचारों का अनुशीलन करें तो आप पाएंगे कि उनके विचारों पर जॉन लॉक, प्लेटो, एरिस्टोटल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बार्कर ने लिखा है कि रूसो ने आरंभ तो लॉक से किया लेकिन लौटकर वे प्लेटो की रिपब्लिक तक पहुंचते हैं तथा आगे बढ़कर हीगल की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल की भांति रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का पूर्ण जीवन केवल समाज में ही संभव है। राज्य की अधीनता मनुष्य इसलिए स्वीकार करता है ताकि राज्य उसके नैतिक जीवन को डायरेक्ट कर सके तथा नैतिक नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में यदि चर्चा करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना करते समय रूसो पर हॉब्स और लॉक दोनों का ही स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हॉब्स के प्रभाव के कारण रूसो के विचार जहां अत्यधिक व्यक्तिवादी प्रतीत होते हैं या व्यक्तिवाद का प्रभाव उनमें दिखता है वहीं वे कहीं ना कहीं निरंकुशतावाद का समर्थन भी करते हैं। लॉक के प्रभाव के कारण लोकतंत्र का समर्थक बनते हुए दिखाई देते हैं या ये कहें कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। वहीं राज्य की स्थापना का आधार सहमति को मानते हैं तथा जनरल बिल यानी सामान्य इच्छा की भी बात करते हुए दिखते हैं। इसी तरह से उनके गृह नगर जिनेवा के संबंध में यदि चर्चा करें तो जिनेवा के वातावरण से भी रूसो का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उनके जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उन घटनाओं ने भी रूसो के जीवन को एक स्पष्ट डायरेक्शन दिया। छोटे छोटे नगर राज्यों की वे चर्चा करते हैं और इन्हीं सब से वे कहीं ना कहीं प्रभावित भी रहे। उनके विचारों को इन सभी घटनाओं से कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान या उनकी मानसिकता को एक स्पष्ट डायरेक्शन मिला। इसके अतिरिक्त फ्रांस की तत्कालिक परिस्थितियों ने भी या ये कहें कि जो उस समय की परिस्थितियां थी उनके द्वारा भी रूसो प्रभावित हुए। उस समय का मुख्य प्रश्न ये था कि निरंकुश राजसत्ता, सामंतशाही और चर्च की अति से सामान्य जनता कैसे राहत प्राप्त करे या कैसे बचे, किस तरह से उनकी निरंकुशता पर अंकुश स्थापित हो। रूसो के सामने राजत्व की संप्रभुता के समर्थन के स्थान पर यानी राजसत्ता की संप्रभुता
को समर्थन दें या सामान्य जनता को शासन की क्रूरता एवं शोषण से बचाएं। इन सबसे संबंधित भी प्रश्न उनके सामने थे या मुक्ति के प्रश्न उपस्थित थे। राज्य पर प्रभाव डालने वाले तत्वों के संबंध में भी उन्होंने सोचा, जैसे बाह्य परिस्थितियां कैसी हों, ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं आदि के संबंध में भी रूसो ने समान रूप से लिखा। और यहाँ पर वे कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू से भी प्रभावित नजर आते हैं। वाहन के शब्दों में, रूसो ने लॉक के शिष्य के रूप में आरंभ किया। अपने विकास की महत्वपूर्ण वर्षों में वे हृदय से प्लेटो के शिष्य बने रहे और अंत में मॉन्टेस्क्यू के जादू में आ गए। निश्चित ही मॉन्टेस्क्यू के प्रभाव में आने वाले ये सबसे महान विचारक थे। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।